Good morning, student. Today we are going to start NCERT क्वेश्चन आंसर। जो एक्सरसाइज के NCERT क्वेश्चन आंसर है उनको आज डिस्कस करेंगे हम। So first question is fill the missing word in the blank space in the following statements। मीन्स ये फिल अप से है आपका, so fill in the blanks हमने करना है। Wind is dash air। विंड को हम क्या कहेंगे? मूविंग एयर। सो विंड इज मूविंग एयर। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हो सकता है, डिफाइन विंड। तो उसका आंसर भी यही रहेगा, इंपॉर्टेंट टर्म में भी आया था हमारा ये, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब एयर मूव करती है, और मूव भी जो फास्ट मूविंग एयर जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? विंड कहेंगे। विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। कि अर्थ जो है, सन से जो हीट रेज आती है, कोई पर्टिकुलर जो एरिया है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और कोई पर्टिकुलर एरिया कम गर्म रहता है, तो इससे अनइवन हीटिंग होती है। सो अनइवन हीटिंग की वजह से क्या जनरेट होता है? विंड्स होती हैं, विंड्स जनरेट होती हैं। सो विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग है उसकी वजह से क्या होगी? विंड्स जनरेट होती हैं। नियर द अर्थ सरफेस warm air rises up whereas cold air comes down। अर्थ सरफेस का जो नजदीक का जो एरिया रहता है वहां पे जो वार्म एयर है अर्थ सरफेस पे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। वार्म एयर लाइट हो जाती है, लाइट एयर हो जाती है, और लाइट एयर राइजेज अपवर्ड, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। कोल्ड एयर, और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है एंड द एयर बिकम्स कूल। और जो कूल एयर है, जो कोल्ड एयर है, वो नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट में आएगी। सो नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर राइजेज अप वेयर एज कोल्ड एयर कम्स डाउन। जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, वो नीचे की तरफ आएगी, और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। तो जो फर्स्ट फिलअप है उसमें हाई आएगा, आपका हाई एयर प्रेशर, और सेकंड में आएगा लो एयर प्रेशर। तो जहां पे एयर प्रेशर हाई होता है उस रीजन से हवा चलती है लो एयर प्रेशर वाले रीजन की तरफ। तो जिस रीजन में एयर प्रेशर कम होगा उसकी तरफ हवा आएगी, कहां से आएगी? हाई एयर प्रेशर वाले रीजन से। सो एयर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। और ये भी किसकी वजह से होता है? ये अनइवन हीटिंग की वजह से ही होता है। ठीक है, जहां पे सन की हीट ज्यादा पहुंचेगी वहां पे ज्यादा गर्मी होगी एंड एयर बिकम्स वार्म एंड राइजेज अपवर्ड। सो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। जहां पे सन की हीट कम पहुंचेंगी वहां पे हवा ठंडी होगी और हाई एयर प्रेशर होगा। सो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। ऐसे विंड ब्लो करती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। मूविंग एयर को तो विंड बोलते हैं हम। तो इस तरह से रहेगा भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। ठीक है, किसी भी प्लेस की विंड की डायरेक्शन किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई भी दो मेथड आप सजेस्ट कर सकते हैं। मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस आर एज फॉलो। बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज्ड इन द एयर। ठीक है, एयर के अंदर हम ड्राई लीव्स को ऐसे फेंक देंगे और जिस डायरेक्शन में ड्राई लीव्स जाएंगे वही डायरेक्शन किसकी होगी? एयर की डायरेक्शन होगी। बड़ा सिंपल सा है ये तो। ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे क्रिकेट ग्राउंड में या कई सारे स्पोर्ट्स में, फुटबॉल वगैरह में भी थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे हवा में फेंकते हैं ताकि हमें हवा की डायरेक्शन का पता लग जाए। जिस डायरेक्शन में वो मिट्टी उड़ती है या ड्राई लीव्स उड़ेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगी? हवा होगी। तो बड़ा सिंपल से मेथड है। सेकेंड मेथड, बाय सीइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज डिफिकल्ट टू राइड द साइकिल। बाइसिकल जब हम चलाते हैं और जिस डायरेक्शन में डिफिकल्ट हो चलाना, यानी कि उसके अपोजिट क्या चलेगी? फिर एयर चलेगी। सपोज करो हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं
और बड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है साइकिल। सो जो डायरेक्शन है एयर की वो कहाँ से होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, नॉर्थ टू साउथ। जिस डायरेक्शन में हम साइकिल को लेके जाएं और बड़ा डिफिकल्ट हो साइकिल को मूव करना उस डायरेक्शन में, सो मीन्स हमारे फेस की टुवर्ड्स क्या चलेगी, एयर की डायरेक्शन होगी। यानी जिस डायरेक्शन में हमारा साइकिल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंड की डायरेक्शन होगी, एयर की डायरेक्शन होगी। तो दीज आर द टू सिंपल मेथड। और भी कोई मेथड आप यूज कर सकते हो। आप काइट को फ्लाई करते हैं, काइट किस डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में एयर मूव करती है। या एयर के अपोजिट हम काइट को फ्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर एक बैलून को आप हवा में उड़ा दो, जिस डायरेक्शन में बैलून जाएगा उसी डायरेक्शन में एयर होगी। कई सारे मेथड हो सकते हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ विंड एट ए गिवन प्लेस। तो टू मेथड कौन कौन से होंगे, बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज्ड इन एयर। सेकंड मेथड, बाय सीइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज डिफिकल्ट टू राइड द बाइसिकल। बाइसिकल को राइड करना जिस डायरेक्शन में डिफिकल्ट हो उसके अपोजिट क्या होगी, विंड की डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3, state two experiences that made you think that air exert pressure other than those given in the text। जो बुक में जो गिवन है उसके उनको छोड़ के कोई और मेथड आपको सजेस्ट करना है। दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, कि एयर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहेगा हमारा, व्हेन वी फिल द एयर इन द बैलून इट बिकम टाइट, एंड इफ वी ट्राई टू फिल मोर एयर बैलून विल ब्रस्ट विच प्रूव्स एयर एक्सर्ट प्रेशर। बैलून का एग्जांपल हम लेते हैं। बैलून में हम एयर फिल करते हैं, तो उसका जो साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और हम उसमें हवा फिल करते रहे, फिल करते रहे, एक स्टेज आएगा कि वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और अगर उससे ज्यादा एयर हम उसके अंदर फिल करेंगे इट विल ब्रस्ट, वो फट जाएगा। वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ड्यू टू द एयर प्रेशर, क्योंकि उसके अंदर एयर हमने फिल कर दी और एयर ने क्या किया, बैलून की जो अंदर की जो वॉल्स हैं, अंदर की जो साइड है उस पर बाहर की तरफ प्रेशर लगाया, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर। और प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि जो बैलून जिस मटेरियल से बना हुआ है, रबर से, अब वो उस प्रेशर को मतलब सहन नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। दैट इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। सेकंड एक्सपीरियंस, विंड कॉजेज कर्टेन डोर्स एंड विंडो टू मूव विद द डायरेक्शन ऑफ विंड। सपोज करो हमारा दरवाजा खुला हुआ है या खिड़की खुली हुई है या कर्टेन जो लगे हुए हैं वो हवा की डायरेक्शन में जाते हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेट एयर एक्सर्ट प्रेशर। वो किसकी वजह से एयर की डायरेक्शन में जाते हैं, किसकी वजह से मूव करते हैं, एयर की वजह से, क्योंकि एयर ने क्या किया, उन पे प्रेशर लगाया और वो एयर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज आर द टू सिंपल एक्सपीरियंस विच वी कैन प्रूव दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, जिसको हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इनको छोड़ के अगर आपको डे टू डे लाइफ से कोई भी ऐसा एग्जांपल आपको याद आता है जिसमें आप ये दिखा सकते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, so you can write those example also. So two experiences are, when we fill air in a balloon it become tight, and if we try to fill more air in a balloon the balloon will burst, which prove air exert pressure. Second experience, wind causes curtain doors and windows to move with the direction of wind. This demonstrate air exert pressure. So these दो simple एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिससे आप दिखा पाएंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर। यू फाइंड टू बाय ए हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडो बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं, क्या एक ऐसा घर खरीदेंगे जिसमें सिर्फ विंडो हो और उसमें वेंटिलेटर्स ना हो। वेंटिलेटर्स होता है जो विंडो से ऊपर की तरफ, ठीक है, हम जो एरिया जो छोड़ते हैं हवा के आने जाने के लिए उसको वेंटिलेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर वाला वेंटिलेटर नहीं है जो हॉस्पिटल में होता है, दैट इज सेपरेट वेंटिलेटर। ठीक है, जिस तरह से हम अपनी किचन के अंदर देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने एग्जॉस्ट फैन लगा रखा होता है, वो जो एग्जॉस्ट फैन लगाने वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेटर्स कहते हैं। तो क्या ऐसा घर खरीदना चाहेंगे? इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू बाय अ हाउस विदाउट वेंटिलेटर because warm air is lighter than cold air, hence warm air
passes out of your house through ventilators. अब घर के अंदर जब गर्म हवा हो जाएगी गर्मियों के दिनों में, तो अब गर्म हवा क्या हो जाती है, वो इट बिकम लाइटर हो जाती है, ठीक है, हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। अब उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, तो ऊपर की तरफ हमने वेंटिलेटर्स छोड़ रखे होते हैं, वेंटिलेटर्स के थ्रू वो रूम से बाहर निकल जाएगी। और अगर वेंटिलेटर ही नहीं होगा, वो वार्म एयर कहाँ पे रहेगी, वो रूम के अंदर ही रहेगी और ज़्यादा गर्मी वहाँ पे पैदा करेगी। तो इसीलिए वेंटिलेटर्स छोड़ दिए जाते हैं रूम के अंदर, ताकि जो गर्म हवा है वो वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर निकल जाए। It is not a good idea to buy a house without ventilator because warm air is lighter than cold air. Hence, warm air passes out of your house through ventilators. Ventilators के थ्रू घर से बाहर निकल जाएगी. Therefore, without ventilator, warm air will not pass out and the house will remain warm. इसलिए अगर वेंटिलेटर्स नहीं है, तो जो वार्म एयर है वो घर के अंदर ही रहेगी, वो पास नहीं करेगी, बाहर नहीं निकलेगी। द हाउस विल रिमेन वार्म, और घर हमेशा गर्म बना रहेगा। तो इसका जो फायदा है, चलो सर्दियों के अंदर तो कुछ फायदा हो सकता है, बट अगर गर्मियां क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए होती हैं, तो तब वो उसका बेनिफिट नहीं रहेगा। तो अगर वेंटिलेटर्स हैं, तो जो वार्म एयर है वो निकल जाएगी वेंटिलेटर्स के थ्रू, ठीक है। तो it is not a good idea to buy a house without ventilator because warm air is lighter than cold air. Hence, warm air passes out of your home through ventilators. Therefore, without ventilator, warm air will not pass out and the house will remain warm. Question number 5. Explain why holes are made in a hanging banner or and hoardings. जो होर्डिंग्स जो लगे हुए होते हैं, आप देखते हैं जो भी हमारे मार्केट्स हैं, ठीक है, तो या फिर हमारे ये जो जीटी रोड है या बड़ी बड़ी सिटी में हम जाते हैं, तो बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। तो वो होर्डिंग्स के बीच बीच में होल छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? होल्स इन द बैनर एंड होर्डिंग्स हेल्प एयर टू पास थ्रू इट। उसके अंदर हम जो होल छोड़ दें, उसके अंदर से जो हवा है, जो एयर जो चलेगी, फास्ट मूविंग एयर मीन्स विंड जो ब्लो करेगी, वो उसके अंदर से निकल जाएगी। अगर हम उसके अंदर होल नहीं छोड़ेंगे, तो एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन बैनर एंड होर्डिंग्स। जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उस पर वो एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी और वो जल्दी से फट जाएंगे। लेकिन अगर हमने उनके बीच बीच में थोड़े थोड़े होल छोड़ दिए हैं, तो उनके अंदर से हवा निकल जाएगी, ठीक है। फट तो वो फिर भी जाते हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा दिन तक चलेंगे। अगर हम दो होर्डिंग लगाएं बिल्कुल साइड बाय साइड, एक के अंदर हमने होल बनाए हुए हैं, दूसरे के अंदर होल नहीं है, तो जिसके अंदर हमने होल बनाए हुए हैं वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा, क्योंकि एयर उसके अंदर से पास होती रहेगी। दूसरा जो होर्डिंग्स है या बैनर है जिसके अंदर होल नहीं है, उस पर ज़्यादा एयर क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी, प्रेशर लगाएगी, और वो जल्दी से डैमेज हो जाएगा। होल्स इन द बैनर एंड होर्डिंग्स हेल्प एयर टू पास थ्रू इट। एयर को उनके अंदर से पास होने में हेल्प करती है। हेंस द बैनर कैन विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ द एयर एंड रिमेन इंटैक्ट। इसीलिए जो बैनर हैं वो एयर प्रेशर को झेल पाते हैं, विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ एयर, एयर प्रेशर को सहन कर पाएंगे, एंड रिमेन इंटैक्ट, और वो ठीक ठाक बने रहते हैं, जल्दी से फटते नहीं। दैट इज द मेन रीजन। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ विल यू help your neighbor in case of a cyclone approaches your village town? विलेज या टाउन में साइक्लोन अप्रोच कर रहा है, तो किस तरह से आप अपने नेबर को हेल्प करेंगे? वी कैन हेल्प आवर नेबर इन केस अ साइक्लोन अप्रोचेज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। ठीक है, तो कोई भी मेजर हम अपना के उनकी हेल्प कर सकते हैं। द फर्स्ट मेजर इज बाय हेल्पिंग देम शिफ्ट टू ए सेफर प्लेस। उनकी हम हेल्प कर सकते हैं ताकि वो एक सेफ प्लेस पे चले जाएं, सुरक्षित जगह पे चले जाएं। बाय हेल्पिंग देम टू शिफ्ट देयर एनिमल, नेसेसरी हाउस होल्ड्स एंड व्हीकल टू ए सेफर प्लेस। हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके जो एनिमल्स या ज़रूरत की जो घर की जो चीज़ें हैं या उनके जो व्हीकल हैं, उनको एक सेफ जगह पे, सुरक्षित जगह पे लेके जाने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं।
by calling emergency services such as fire station, police and medical centers. कि अगर हमारे नेबर जो हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट करने के लायक नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये इमरजेंसी जो सर्विसेज है, जो फायर स्टेशन है या पुलिस है या फिर मेडिकल सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उनको कॉल करके भी उनकी मदद की जा सकती है। तो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 7, what planning is required in advance to deal with the situation created by cyclone? ठीक है, तो साइक्लोन से जो कंडीशन क्रिएट होगी, हम एडवांस में ही यानी कि पहले से ही कौन कौन सी प्लानिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये कोस्टल एरिया जितने भी हैं, समुद्र के आसपास के जितने एरियाज हैं, वहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पहले से ही एडवांस प्लानिंग हमें करके रखनी पड़ती है। तो कौन कौन सी प्लानिंग हो सकती है? फर्स्ट वन, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। तो जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम संबंधित जो जानकारियाँ जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाता है टाइम टू टाइम, उनकी जो वार्निंग है उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर से जो भी वार्निंग वो इशू करते हैं, उनको गंभीरता से लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द household goods, domestic animal, vehicle, etc. to safer places. हमें जो भी जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे एसेंशियल हाउस होल्ड की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, या हमारे जो घर के जो एनिमल्स हैं या व्हीकल हैं, उनको सेफ प्लेस पे लेके जाने की अरेंजमेंट पहले ही करनी चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, एज फ्लड में हैव डैमेज्ड द रोड। जो रोड हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ होता है, स्टैंडिंग वाटर, वहां से जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर या फ्लड वाटर की वजह से रोड डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो उस प्लेस, उस एरिया से जाना अवॉइड करना चाहिए। फोन नंबर ऑफ ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर शुड बी हैंडी। जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज के फोन नंबर हैं, वो बिल्कुल, जिस तरह से आप कह सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पे बिल्कुल फ्रंट में होने चाहिए, या कहीं डायरी में जो लिखते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होने चाहिए। ठीक है, ताकि तुरंत से हम वो नंबर डायल कर सकें। जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है या मेडिकल है, उनके नंबर बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल फ्रंट में होने चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। ठीक है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इमरजेंसी के लिए हमें स्टोर करके रखना चाहिए उनको। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। जो गीले जो स्विचेस हैं या टूटी हुई पावर लाइन्स हैं, बिजली की तारें हैं या खंभे हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए, उनसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और जो स्विचेस हैं उनको तो वैसे भी गिल्ले हाथों से या गिल्ले स्विचेस को तो वैसे ही नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये प्रिकॉशन तो आपको डे टू डे लाइफ में भी रखनी चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेज हैं, जैसे पुलिस है या हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं या फायर ब्रिगेड जो सर्विसेज हैं, उनको बिना बात की कोई डिमांड करके उनको ऐसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं भी है, हम वो भी उनसे मंगवाएं। इस तरह की अनड्यू डिमांड नहीं करनी चाहिए। जिसको एक्चुअल में नेसेसिटी है, आवश्यकता है किसी वस्तु की, उन्हें ही फ़ोन करने चाहिए। अनड्यू डिमांड, बिना बात के फ़ोन उनके पास नहीं करने चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। आपके जो पड़ोसी और जो दोस्त हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। So these are the planning which required in advance to deal with the situation created by cyclones. साइक्लोन से जो सिचुएशन क्रिएट हो सके, एडवांस में ये सब प्लानिंग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following places is unlikely to be affected by a cyclone? इनमें से कौन सा
अनलाइकली टू बी अफेक्टेड, जहां पे इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। एक होता है लाइकली, एक है अनलाइकली। अनलाइकली, अगर लाइकली की बात करें तो कौन से एरियाज रहेंगे? जो एरिया कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्ट के आसपास के जो एरिया होते हैं, ये ज़्यादा लाइकली इफेक्टेड। अब जैसे चेन्नई है, बेंगलुरु, बेंगलोर जिसको बोलते हैं, और पुरी उड़ीसा में, तो ये वो ऐसे एरिया हैं जो समुद्र के आसपास के एरिया हैं। तो इन इन सब जगह पे तो साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट व्हाट अबाउट अमृतसर? अमृतसर के आसपास कोई कोस्टल एरिया नहीं है, कोई सी या ओशियन नहीं है, तो अमृतसर में साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। तो आंसर इज अमृतसर। बाकी के तीनों प्लेसेस कोस्टल एरिया हैं, ओशियन के नज़दीक के एरिया हैं, वहाँ पे हो सकता है, दे आर मोर लाइकली। अगर उनकी हम बात करें, चेन्नई, मंगलुरु एंड पुरी आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड, बट अनलाइकली टू बी अफेक्टेड दैट इज अमृतसर, जहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? कौन सी करेक्ट है? इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशियन। विंटर में, बिल्कुल विंटर में जो लैंड का जो एरिया है वो काफी कोल्ड एरिया होता है, ओशियन का जो एरिया है वो थोड़ा सा वार्म एरिया होता है। तो ओशियन के अबव की एयर वार्म होके एंड इट राइजेज अपवर्ड, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आएगी, वो कहाँ से आएगी? फ्रॉम द लैंड। पहले वाला तो अभी करेक्ट लग रहा है, तो नेक्स्ट भी हम रीड करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, इन समर विंड ब्लो विंड फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन। नहीं, ऐसा नहीं है, धरती जल्दी से गर्म हो जाती है। साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद अ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये भी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो कौन सी करेक्ट है? अगेन फर्स्ट वन लग रही है। द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। वल्नरेबल का मीनिंग है कि जो जल्दी से इफेक्ट हो जाए। क्या इंडिया की कोस्ट लाइन अफेक्टेड नहीं है? बिल्कुल है, इट इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। जो उड़ीसा का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज्यादा साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। सो इट इज वल्नरेबल, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन। अगर ये नोट हटा दें तो फिर करेक्ट है, अगर नोट हम करते हैं तो इनकरेक्ट है। सो इन चारों में से कौन सी करेक्ट रहेगी? द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन विंटर winds फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशियन, लैंड से ओशियन की तरफ चलती है विंटर सीजन में। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये है बेटा हमारे एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक बार मैं क्विक रिकैप फिर से कर देता हूँ। तो क्या क्या था? फर्स्ट में हमारा फिलअप्स है, विंड इज मूविंग एयर, विंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हिटिंग, near the earth's surface warm air rises up whereas cold air comes down, air moves from a region of high air pressure to a region of low air pressure, suggest two methods to find out the direction of a given place, wind direction की। The first is by seeing the direction of dry leaves released in air, एयर में ड्राई लीव को फेंक दें और उसकी डायरेक्शन को देख के हम हवा की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बाय सीइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज डिफिकल्ट टू राइड द साइकिल, किस डायरेक्शन में हम साइकिल को राइड करना मुश्किल है, उसके अपोजिट क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ विंड होगी, हवा की डायरेक्शन। स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर, दो एक्सपीरियंसेस आपको बताने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? when we fill the air in the balloon it becomes tight, and if we try to fill more air balloon will burst, which prove air exert pressure। तो इससे क्या पता चलता है? एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। विंड कॉजेज कर्टेन्स, डोर्स एंड विंडो टू मूव विद द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो विंड जब चलती है तो जो हमारे कर्टेन है, डोर है, विंडोज हैं, वो विंड की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। दिस डेमोस्ट्रेट एयर एग्जर्ट प्रेशर, इससे पता लगता है कि एयर जो है प्रेशर एग्जर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडो बट नो वेंटिलेटर? कैसा हाउस लेना चाहेंगे जिसमें सिर्फ विंडो है, वेंटिलेटर नहीं है? एक्सप्लेन योर आंसर। इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू बाय अ हाउस विदाउट वेंटिलेटर because warm air is lighter than cold air, hence warm air passes out of your home through ventilator। warm air हल्की होके ऊपर उठ जाती है
और वेंटिलेटर से निकल जाती है। Therefore, without ventilator, warm air will not pass out. बिना वेंटिलेटर का अगर घर है तो वहां से वार्म एयर नहीं निकलेगी। एंड द हाउस विल रिमेन वार्म, और घर जो है वो हमेशा गर्म रहेगा। एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन द हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग। बैनर और जो होर्डिंग लगे होते हैं, किसी भी एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं किसी चीज की, उनके अंदर होल छोड़े जाते हैं। होल इन द बैनर एंड होर्डिंग हेल्प एयर टू पास थ्रू इट। ठीक है, एयर जो है उनके थ्रू पास हो जाती है। Hence the banner can withstand the pressure of the air, जो एयर जो प्रेशर को सहन कर पाते हैं, एंड रिमेन इंटैक्ट, और वो वैसे वैसे बने रहते हैं। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर इन केस ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन की कंडीशन में नेबर की कैसे सहायता की जा सकती है? बाय हेल्पिंग देम शिफ्ट टू ए सेफर प्लेस, by helping them to shift their animal, necessary households and the vehicle to a safer place. उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। बाय कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर स्टेशन, पुलिस, मेडिकल सेंटर को कॉल करके भी हम हेल्प कर सकते हैं। यही सारी चीजें कुछ आपकी प्लानिंग में भी आ सकती है कि अब खुद प्लानिंग अगर करनी है साइक्लोन किसी कंडीशन में एडवांस में, तो क्या क्या कर सकते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वार्निंग इशू करता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। We should make necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animal, vehicle to the safer place. Avoid driving on a road through standing water. जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है रोड पे, वहां से जाना हमें अवॉइड करना चाहिए। फोन नंबर ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर शुड बी हैंडी। ठीक है, इनको बिल्कुल फ्रंट में लिखे हुए होने चाहिए ये इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको अलग से स्टोर करके रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइंस। टूटी जो बिजली की जो तारें हैं या फिर गिले जो स्विचेज हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्सेज फॉर मेकिंग अनड्यू डिमांड। बिना बात के फोन जो हमारे रेस्क्यू फोर्सेज होती हैं, फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल सर्विसेज, उनको नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड्स। नेबर और फ्रेंड्स को हेल्प करनी चाहिए। Which of the following place is unlikely to be affected by cyclone? Unlikely. So correct option is option number 3, Amritsar. Which of the statement given below is correct? कौन सी statement correct है? The first is the correct option. In winter, the wind flow from the land to the ocean. Land से ocean की तरफ flow करती हैं. So these are the explanation of NCERT exercise. तो कोई डिफिकल्टी है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, और इस ये क्वेश्चन आंसर आपने फिर नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। यस आकाश सर। आकाश सर, अगर बच्चों की कोई डिफिकल्टी है तो उनको अलाउ कर दो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। यस क्लास, if you are having any doubt you can ask your question.